गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्मट डिजीज अथवा कंड रोग के बारे में। अभी आपने बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य अस्टिलैगो का अध्ययन किया है और यह रोग अस्टिलैगो नामक कवक के द्वारा ही धान्य फसलों में फैलाया जाता है। तो आइए देखते हैं स्मट डिजीज के बारे में। डिजीज को पढ़ने के लिए हम कई पॉइंट्स में इसे विभेदित कर लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम होस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात वह प्लांट जो कि रोगग्रस्त हो रहा है। फिर हम देखेंगे इस डिजीज का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम देखेंगे कि इस रोग के द्वारा क्या क्या लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। तत्पश्चात बात करेंगे रोग कारक पैथोजन अथवा कॉजल ऑर्गेनिज्म की। साथ ही हम देखेंगे डिजीज साइकिल, जिसमें यह देखा जाता है कि डिजीज कैसे प्रसारित होती है, लगातार फैलती है। और अंततः हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स की। तो प्लांट पैथोलॉजी में किसी भी डिजीज का अध्ययन इन सभी पॉइंट्स के अंतर्गत किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे लूज स्मट ऑफ वीट। तो सबसे पहले हम लूज स्मट ऑफ वीट पढ़ते हैं। यद्यपि अस्टिलैगो द्वारा अनेक सीरियल्स में रोग उत्पन्न किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम यहाँ पर लूज स्मट ऑफ वीट तथा कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले को ही अध्ययन करेंगे। तो नाम ही बता रहा है कि इस डिजीज में जो होस्ट है वह गेहूं का पादप है, वीट है। वीट को हम ट्रिटिकम वल्गेर के नाम से भी जानते हैं। यह गेहूं का वानस्पतिक नाम है। इसमें पहला पार्ट जीनस को बता रहा है, जीनस ट्रिटिकम, जिसे हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट से शुरू किया है, तथा दूसरा भाग स्पीशीज के नाम को स्पेसिफाई कर रहा है, जिसे हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू किया है। और दोनों ही नामों को जब आप लिखेंगे तो इन्हें अलग अलग रूप से अंडरलाइन भी करेंगे। तो लूज स्मट ऑफ वीट गेहूं में होने वाला रोग है। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम यह पाएंगे कि यह वर्ल्ड वाइड अकरेंस रखता है। वर्ल्ड वाइड का अर्थ है कि संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला रोग है। और जहाँ पर भी गेहूं उगती है वहाँ पर यह एक गंभीर रोग के रूप में कार्य करता है। यह स्पेशली आर्द्र तथा सेमी ह्यूमिड क्षेत्रों में उगने वाले गेहूं में सीरियस प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। भारतवर्ष में जहाँ पर भी वीट ग्रोइंग एरियाज पाए जाते हैं, इन सभी एरियाज में यह रोग उत्पन्न होता है। लूज स्मट ऑफ वीट गेहूं को काफ़ी अधिक हानि पहुंचाने वाला घातक रोग है। लगभग हर वर्ष इस रोग के द्वारा गेहूं की फसल प्रभावित होती है तथा स्वस्थ दानों के स्थान पर ब्लैक मास ऑफ स्पोर्स बन जाता है। दाने बनते ही नहीं हैं। अतः प्रत्येक वर्ष एक अनुमान के अनुसार गेहूं के उत्पादन में लगभग 40% का लॉस होता है। इस रोग के जो सिम्टम्स हैं वो तब तक नज़र नहीं आते जब तक कि ईयर का निर्माण प्रारंभ नहीं हो जाता और दाने बनने का समय नहीं आ जाता। अतः हम इसे बहुत इनिशियल स्टेज पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। संक्रमित पादप स्वस्थ पादपों की तुलना में तेजी से वृद्धि करते हैं तथा इनमें फ्लावरिंग भी जल्दी होती है। पुष्प कंपैरेटिवली अर्ली बन जाते हैं। इन प्लांट्स में हेल्दी ग्रेन्स का निर्माण नहीं होता, अपितु दानों के स्थान पर ब्लैक पाउडरी मास बन जाता है। यह ब्लैक पाउडरी मास क्लेमाइडोस्पोर्स अथवा स्मट स्पोर्स के कारण बनता है। बहुत अधिक मात्रा में स्मट स्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि काले चून के समान मास में नजर आते हैं। अर्ली स्टेजेस में बने हुए क्लेमाइडोस्पोर्स एक पतली झिल्ली के द्वारा आवृत रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग प्रारंभ होती है यह झिल्ली
बर्स्ट हो जाती है तथा इसके फटने से जो स्पोर्स हैं वह फ्री हो जाते हैं। मुक्त होने के पश्चात यह हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाए जाते हैं। सीवियर इन्फेक्शन की स्थिति में तो केवल स्पाइकलेट जो है यानी जो पुष्प क्रम है वह सेंट्रल एक्सिस के रूप में ही रह जाता है और किसी भी प्रकार के दाने या कोई भी संरचना हमें नजर नहीं आती है। तो इस प्रकार यह रोग दानों को प्रभावित करता है तथा इस प्रकार से इसे पहचाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोजन की अथवा रोग कारक की। तो लूज स्मट ऑफ वीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है फंजाई अस्टिलेगो, जिसकी स्पीशीज है न्यूडा तथा वैरायटी है ट्रिटिकाई। तो लूज स्मट ऑफ वीट अस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई अथवा ट्रिटिकाई के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला रोग है। अस्टिलेगो के वेजिटेटिव तथा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हम विस्तार से पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम यह जानते हैं कि अस्टिलेगो का माइसीलियम मल्टी सेल्यूलर होता है तथा प्राइमरी व सेकेंडरी माइसीलियम के रूप में पाया जाता है। सेकेंडरी माइसीलियम अत्यधिक शाखित संरचना होती है जो कि होस्ट टिश्यू के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में फैल जाती है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में फैलने के पश्चात यह कवक सूत्र क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करता है। क्लेमाइडोस्पोर्स के निर्माण के समय हाइफल सेल्स इन स्पोर्स में बदल जाती हैं। ये स्पोर्स या तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक फैलते हैं या जर्मिनेट होकर बेसिडिया तथा बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण कर देते हैं। हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार क्लेमाइडोस्पोर्स में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन के द्वारा बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण किया जाता है। बेसिडियोस्पोर क्योंकि रिडक्शन डिवीजन के पश्चात बन रहे हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं तथा यूनिन्यूक्लिएट प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं। अब क्लेमाइडोस्पोर्स आसपास उगने वाले स्वस्थ गेहूं के पादपों तक हवा के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जैसे ही ये स्वस्थ पादप तक पहुंचते हैं ये जर्मिनेट होते हैं तथा नया माइसीलियम बना देते हैं। इस प्रकार यह नए हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। नया हेल्दी प्लांट कई स्टेजेस में संक्रमित हो सकता है, या तो ये सीडलिंग अवस्था में संक्रमित होता है या ये फुल ब्लॉसम अवस्था में जब यह पूर्णतः वृद्धि कर चुका होता है तब संक्रमित होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस प्रकार से रोग फैलता है। लूज स्मट ऑफ वीट एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, जिसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष की फसल के संक्रमित बीज इस रोग की रीअकरेंस या पुनरावृत्ति करते हैं। पिछले वर्ष की फसल के जो बीज होते हैं उसमें यह कवक डॉर्मेंट स्टेज के रूप में रहता है। तो जब हम गेहूं उगाते हैं तब हमें हेल्दी तथा इन्फेक्टेड सीड्स के बीच में कोई अंतर नज़र नहीं आता। ऐसे इन्फेक्टेड बीजों को जब बो दिया जाता है तो जैसे जैसे पौधा वृद्धि करता है वैसे वैसे यह बीज भी वृद्धि करने शुरू कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह एम्ब्रियो तथा सीड है जिसमें कवक सूत्र प्रवेश कर चुका है। जैसे जैसे प्लांट बढ़ रहा है वैसे वैसे यह कवक सूत्र भी वृद्धि कर रहा है। जैसे ही फ्लावरिंग का टाइम आता है उसी समय यह माइसीलियम या ये कवक भी रिप्रोडक्शन करना प्रारंभ कर देता है और रिप्रोडक्शन के पश्चात क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अस्टिलेगो पुष्पीय भागों को संक्रमित करता है और स्पेशली ओवरीज को। तो रिप्रोडक्शन अवस्था में आने के पश्चात ये इमैच्योर ओवरीज में सघन जाल बना लेता है और
यह कवक जाल लगातार विभेदित होते हुए स्मट स्पोर्स बनाते हैं। तो ये स्मट स्पोर्स स्मट बॉल या सोरस कहलाता है। और आप देख रहे हैं कि जो मैच्योर ईयर है इसमें दाने नहीं बन रहे हैं, गेहूं के दानों के स्थान पर स्मट स्पोर्स पाए जा रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर बाह्य भित्ति नष्ट होती है, संक्रमित भागों की बाह्य भित्ति के नष्ट होते ही यह स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के पश्चात यह क्लेमाइडोस्पोर्स हवा के द्वारा उड़कर स्वस्थ पादपों तक पहुंचते हैं तथा वहां पर जर्मिनेट होकर फिर से इस स्वस्थ पादप को इन्फेक्ट कर देते हैं। मीनवाइल कुछ क्लेमाइडोस्पोर्स में बेसिडियोस्पोर्स का भी निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, 2 पॉजिटिव तथा 2 नेगेटिव स्ट्रेन। और ये बेसिडियोस्पोर्स भी प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, जो कि पुनः जल्दी ही डाइकैरियोटाइजेशन के द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम बना देता है। तो इस प्रकार जब इन्फेक्शन फैलता है तो यह तेज़ी से फैलता है। पहली स्टेज में हमने देखा कि जो स्मट स्पोर्स हैं वह इन्फेक्शन फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी स्टेज में हमने देखा कि जो प्राइमरी माइसीलियम है वह जल्दी ही सेकेंडरी माइसीलियम बना लेता है और ये सेकेंडरी माइसीलियम इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो इस प्रकार यह डिजीज साइकिल लगातार चलता रहता है। सीड्स के द्वारा अगली पीढ़ी तक यह रोग पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि इस रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लूज स्मट ऑफ व्हीट एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। अतः अगर हम फंजीसाइड्स का छिड़काव करते हैं या कवकनाशियों का छिड़काव करते हैं तो वह रोग के नियंत्रण में बहुत उपयोगी नहीं होता, क्योंकि संक्रमण तो बीज के अंदर ही उपस्थित है। तो ऐसे में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं। पहला उपाय है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। यहाँ बीजों को लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के जल में लगभग 5 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इसके पश्चात पुनः 49 डिग्री सेंटीग्रेड के वार्म वाटर में डालते हैं और फिर थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाते हुए 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले गर्म जल में डालते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के तुरंत पश्चात बीजों को ठंडे पानी में डालकर डुबो देते हैं व निकालकर सुखा लेते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के द्वारा अगर सीड्स में डॉर्मेंट फंजाई हाइफी उपस्थित है तो वह मर जाता है। तो इस प्रकार हॉट वाटर ट्रीटमेंट डिजीज कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट या सौर ऊर्जा उपचार। इस प्रोसेस में सीड्स को लगभग 4 घंटों के लिए पानी में सोख कर दिया जाता है और फिर 4 से 5 घंटों तक तेज धूप में सुखाया जाता है। तेज धूप इनमें पाए जाने वाले कवक जाल को निष्क्रिय कर देती है तथा सीड्स डिजीज फ्री हो जाते हैं। तीसरे प्रकार का उपाय है यूज ऑफ सिस्टेमिक फंजीसाइड्स या सर्वांगी कवकनाशियों का उपयोग। कई फंजीसाइड्स जैसे कि कार्बोक्सिन, वीटावैक्स इत्यादि बीजों के उपचार में काम में लिए जाते हैं। तो इनके उपचार से भी बीजों में उपस्थित फंगस को इनएक्टिव किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज या रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग। तो कुछ ऐसी डिजीज फ्री वैरायटीज बनाई गई हैं जिनमें कि लूज स्मट ऑफ व्हीट नहीं पाया जाता, जैसे कि NP 710 या NP 718 तथा NP 761। ये कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट होती हैं तथा इनमें स्मट रोग नहीं होता। तो इन वैरायटीज़ के द्वारा भी डिजीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है।
इसके पश्चात पांचवा उपाय है क्रॉप रोटेशन या फसल आवर्तन। हमने देखा कि यह रोग बीजों में होता है, अगले साल रीअकर होता है। तो क्रॉप रोटेशन के अंतर्गत कुछ समय के लिए हम 1 या 2 सालों के लिए क्रॉप को उगाते ही नहीं हैं, किसी दूसरी क्रॉप के द्वारा इसको रोटेट कर देते हैं। तो यह भी डिजीज़ कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो इन सब विधियों का उपयोग करके हम लूज स्मट ऑफ व्हीट को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, हम पहले भी देख चुके हैं कि जो स्मट डिजीज़ है वो 2 प्रकार की होती है, लूज एंड कवर्ड स्मट। लूज स्मट में क्लेमाइडोस्पोर एक बहुत ही पतली झिल्ली के द्वारा कवर्ड रहते हैं या आवृत रहते हैं, जो कि फ्लावरिंग के टाइम फट जाती है तथा स्पोर्स फ्री हो जाते हैं और विंड के द्वारा डिसैमिनेट कर दिए जाते हैं। जबकि कवर्ड स्मट में यह झिल्ली फटती नहीं है, अतः स्पोर्स इस झिल्ली में ही एनक्लोज्ड रहते हैं और कभी भी वायु में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते। ये स्पोर्स तभी फ्री हो पाते हैं जबकि इन ईयर को मशीनों के द्वारा थ्रेशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है तथा सीड की वॉल या ग्रेन की जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है। उसके पश्चात ही यह सीड्स मुक्त हो पाते हैं। अतः इस प्रकार की उत्पन्न डिजीज को कहा जाता है कवर्ड स्मट। लूज स्मट सामान्यतः व्हीट तथा मेज में देखने को मिलती है, जैसे अभी हमने लूज स्मट ऑफ व्हीट का अध्ययन किया। कवर्ड स्मट ओट्स तथा बार्ले इत्यादि में देखने को मिलती है। बिल्कुल संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, कवर्ड स्मट का एक उदाहरण, कवर्ड स्मट हॉर्डियम वल्गेर या जौ में उत्पन्न होती है, जिसका पैथोजन है अस्टिलेगो हॉर्डियाई। यह एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है और इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स कवर्ड रहते हैं, अतः इसे कवर्ड स्मट कहा जाता है। तो यह अंतर है कवर्ड स्मट तथा लूज स्मट में। तो आशा है कि आप स्मट डिजीज को अच्छे से समझ गए होंगे और अस्टिलेगो के साथ इसका रिलेशन या अस्टिलेगो के साथ ही आप इसे तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।